हेलो एवरीवन, आज है 17th ऑफ द फेब और आप सभी को पता है कि हम डेली शाम को द हिंदू एनालिसिस करते हैं और उस द हिंदू एनालिसिस के बिहाफ पर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनका डेली एनालिसिस करते हैं। तो आइए, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के जो क्वेश्चंस है, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, देखो अभी रिसेंटली हमने देखा कि लद्दाख के अंदर एक प्रोटेस्ट चल रहा था जिसके अंदर लगभग 20,000 प्लस लोग मार्चिंग कर रहे थे। हालांकि बहुत सारी मीडिया में आपने ये न्यूज़ नहीं देखी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, देखा होगा। उसमें था क्या कि लद्दाख के अंदर, लेह के अंदर, वहां पर लगभग 20,000 जो लोग थे वो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि लास्ट टाइम पर जब लद्दाख को, आपको पता है कि क्या बना दिया गया था, यूटी। और जब लद्दाख को यूटी बनाया गया था सेपरेटली, जम्मू एंड कश्मीर और उसके साथ में लद्दाख को, तब ये कहा गया था कि लद्दाख को स्पेशल प्रोविजन दे दिए जाएंगे। यानी कि समझना कि यहाँ पर लद्दाख में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है वो कौन रहती है यहाँ पर, तो ट्राइब रहते हैं, ठीक है। और जो इंडिया है उसके अंदर बहुत सारे ट्राइब्स, आप लोगों को पता होगा, लगभग 705 ट्राइब्स यहाँ पर रहते हैं। अब ट्राइब क्या है? ऐसे लोग जो अनसिविलाइज्ड तरीके से रहते हैं, उनको सिविलाइज्ड बनाने के लिए, मेन स्ट्रीमलाइन में जोड़ने के लिए सरकार क्या करती है, रिजर्वेशन और बहुत सारे काम यूज करती है। अब हुआ क्या कि इन सभी को कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन दे रखी होगी, जो भी एससी हैं, एसटी हैं, ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं। तो याद रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल जो शेड्यूल है वो टोटल है 12। उसमें से शेड्यूल नंबर 5 में लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया के जितने भी एसटी होंगे उन सभी को इसके अंडर डाला हुआ है। लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल नंबर 6 है उसके अंदर कुछ स्पेशल स्टेट उसमें आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझना, ए, टी, एम और एम, यानी कि 4 स्टेट इसमें आते हैं। ए फॉर आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। अब ये जो 4 स्टेट हैं, इनके अंदर क्या है, इनमें स्पेशल प्रोविजन है कि सरकार वहां के ट्राइब के लोगों का जो राइट्स है, उनका जो कल्चरल, जो उनकी कल्चर है, उनको प्रोटेक्ट करेगी। तो हुआ क्या कि जो लद्दाख के लोग हैं, इन्होंने कहा कि हमें भी किस में डाल दो, तो हमें भी एक स्टेट बनाकर किस में डाल दो, एटीएमएम में डाल दो, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन कौन रहती है, ट्राइब्स रहती हैं। और कल को अगर इनको नहीं डाला गया उसमें, तो यहाँ पर क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आएंगे, धीरे धीरे वहां पर बाहर के लोग आना शुरू हो जाएंगे, इनकी जमीनें ले ली जाएंगी और बाद में क्या होगा, इनका कल्चर पूरा खत्म हो जाएगा। तो अपने कल्चर को बचाने के लिए चाहते हैं कि हमें एटीएमएम वाली लिस्ट में डाल दो। तो कौन से शेड्यूल में जाने के लिए पूरी की पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है, तो शेड्यूल नंबर 6, ठीक है। शेड्यूल नंबर 5 में कौन है, तो ऑल इंडिया के एससी एसटी यानी कि एसटी जाते हैं। और इसके अंदर अगर पूछे तो कौन से, एटीएमएम वाले, और लद्दाख उसी में जाना चाहता है। अब एक बात ध्यान रखना कि जो ट्राइब्स हैं, उन ट्राइब्स से बहुत सारे क्वेश्चंस इस साल बने हुए हैं। जैसे मणिपुर के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट था पूरा का पूरा कुकी और उन सब का, ठीक है, वो पूरा ट्राइब्स के ऊपर बेस्ड था। हमारी जो प्रेसिडेंट है आज के दिन, द्रौपदी मुर्मू, वो भी एक ट्राइबल वुमेन है, संथाल ट्राइब से, ठीक है। ट्राइब्स के लिए हमारे सरकार ने पीवीटीजी करके एक प्रोग्राम भी चला रखा है जिसके अंदर लगभग 75 ट्राइबल ग्रुप को ऐड किया हुआ है। अगर आपसे पूछे टोटल ट्राइब कितने हैं, तो 705। और अगर पूछे मैक्सिमम कहां पर है, तो मैक्सिमम कहां पे है, एमपी। लेकिन अगर पूछे पीवीटीजी में टोटल कितने हैं, तो 75। पीवीटीजी में मैक्सिमम कहां पर है, तो ये सारे मैक्सिमम कहां पे है, उड़ीसा। उड़ीसा में मैक्सिमम पीवीटीजी में ट्राइब्स आते हैं। अगर आपसे आर्टिकल की बात करता है ट्राइब से, तो याद रखना, अगर मैं कहूं आर्टिकल नंबर 340, आर्टिकल नंबर 341 एंड आर्टिकल नंबर 342, तो याद रखना 340 में डेफिनेशन लिखी है ओबीसी की, 341 में लिखी है एससी की, और 342 में लिखी हुई है किसकी, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि एसटी की। लेकिन अगर इनके नेशनल कमीशन की बात करता है, तो इनके जो नेशनल कमीशन लिखे हुए हैं वो कौन से हैं, तो आर्टिकल नंबर 338 के अंदर लिखा हुआ है एससी के बारे में, आर्टिकल नंबर 338 के ए में लिखा हुआ है किसके बारे में, एसटी के बारे में, और आर्टिकल नंबर 338 के बी में लिखा हुआ है किसके बारे में, ओबीसी के बारे में। तो ये कुछ आर्टिकल्स भी हमें ध्यान होने चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। द डेविस कप इज ए मेजर टूर्नामेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। देखो, हर बार
या मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये जो वर्ड है ये कौन से खेल से इसका ये बिलोंग करता है, ठीक है। या पूछ लेगा कि ये जो ग्राउंड होता है ये क्रिकेट में क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, जैसे उसको पिच बोल देते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो याद रखना कि ये जो डेविस कप है ये कौन से उससे लिंक करता है, तो किसका है, तो टेनिस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्लीज आप लोग जो स्पोर्ट्स की एक वीडियो आप लोगों के सामने एक अपलोड कर दी जाएगी जिसमें सारे स्पोर्ट्स के जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में बता दिया जाएगा, तो उसको भी देख लेना और इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द गटका मार्शियल आर्ट। देखो ये जो गटका मार्शियल आर्ट है ना, ये पहली बात तो कहाँ का है, तो ये फेमस है कहाँ का, पंजाब। अब आप कहोगे कि सर पंजाब में ये कौन सा मार्शल आर्ट होता है, तो आप लोगों ने सिखों को देखा होगा, है ना, जो निहंग सिख होते हैं, है ना, जिनके पास आपने देखा होगा बड़ी बड़ी तलवारें वो रखते हैं, और वो जो प्रैक्टिस करते हैं वो कौन सी होती है, जो वो आपस में एक प्रैक्टिस तलवारबाजी कह सकते हो जिसको, वो क्या होता है, तो गटका मार्शल आर्ट। इनिशियली अगर देखा जाए तो ये स्टार्ट हुआ था क्यों, तो जब सिख रिलीजन की, या कह सकता हूँ सिख एम्पायर की, या जो सबसे पहले गुरु नानक देव जी थे, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह सबसे लास्ट आए थे, जब गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्टार्टिंग की थी, किसकी, खालसा पंथ, तब उन्होंने जब बाहर के इन्वेडर्स से बचने के लिए अपने सरदारों को, सिखों को जो लड़ना सिखाया, वो कौन सी आर्ट थी, तो गटका मार्शल आर्ट। पहले वो धर्म को बचाने के लिए यूज हुई थी, आज वो किस लिए काम आती है, तो आज हम कह सकते हैं कि उससे यूनिफिकेशन ऑफ द स्पिरिट एंड द बॉडी के काम आती है, यानी कि शरीर को भी संतुलित या अच्छा रखने के लिए काम आती है, ठीक है। तो आपसे जनरली इतना पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट का है, तो पंजाब का। क्यों स्टार्ट हुआ था, तो हमने देखा खालसा पंथ की जब फॉर्मेशन हुई तब की बात है। और खालसा पंथ कब बना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कब, 13 अप्रैल 1599 में इसकी स्टार्टिंग होती है। और 13 अप्रैल को ही क्या बनाती है, मैक्सिमम बैसाखी भी आती है ना, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कान्हा टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज। देखो कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश एमपी। ये रिसेंटली न्यूज में था। क्यों न्यूज में था, तो याद रखना यहाँ पर एक मेल टाइगर को यहाँ से हटाकर दूसरे टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया अभी रिसेंटली। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत में जो टाइगर है इनको बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था जिसका नाम क्या था, टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि स्टार्ट होता है कब, 1 अप्रैल 1973। और वो कब स्टार्ट हुआ था, जब एक एक्ट आया था, कौन सा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। उसके बाद इन टाइगर्स को बचाने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। और भारत में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो लगभग 54 टाइगर रिजर्व भारत में अभी बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। और एक बात ध्यान रखना, कान्हा के नाम के ऊपर कान्हा टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो एमपी में। और एमपी के अंदर ही मैक्सिमम क्या बने हुए हैं, तो मैक्सिमम नेशनल पार्क भी एमपी में ही बने हुए हैं, ठीक है। और ऐसा स्टेट जिसमें एक भी नेशनल पार्क नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, आपका पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हु इज द ओनली अदर इंडियन क्रिकेटर टू हैव टेकन 500 विकेट्स। देखो आपको पता है कल परसों जो हमारे रविचंद्रन अश्विन है उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट ले लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी बन जाती है, क्योंकि लास्ट ईयर आपसे क्लैट के एग्जाम में पूछ लिया गया था विराट कोहली से लेकर एक क्वेश्चन, ठीक है। आईपीएल से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो प्लीज़ ऐसे जो गेम्स होते हैं उनकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है उसको याद रखना। अभी तक इंडिया में फर्स्ट प्लेयर कौन था जिसने 500 विकेट ली थी टेस्ट में, तो अनिल कुंबले। लेकिन अब सेकंड कौन बन गए हैं, तो रविचंद्रन अश्विन। दुनिया में ऐसे कितने प्लेयर हैं, तो 9 प्लेयर है। और 9th नंबर पे कौन आ चुके हैं, तो रविचंद्रन अश्विन 9th नंबर पे आ चुके हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। चलते नेक्स्ट, विच 2 सेंट्रल बैंक्स रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट टू इंटीग्रेट देयर पेमेंट सिस्टम। समझना अभी क्या हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके साथ नेपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसके साथ नेपाल राष्ट्र बैंक, इन्होंने क्या किया, एक एमओयू साइन कर लिया। दोनों के दोनों क्या है हमारे, ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है और ये कहाँ का सेंट्रल बैंक है, नेपाल का सेंट्रल बैंक है। अब समझना सेंट्रल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक वो होता है जो सारे बैंकों को क्या करता है, रेगुलेट करता है। अगर मैं भारत की बात करूं तो कौन सा है, आरबीआई। और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना था, आप लोगों को पता होना चाहिए 1935।
और इसकी जब फॉर्मेशन हुई थी तो कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुई थी? तो याद रखना यंग हिल्टन कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसकी फॉर्मेशन होती है। और अगर आपसे पूछे आरबीआई का एक्ट कब आया था, तो इसका एक्ट आया था 1934 में। आरबीआई के फर्स्ट जो गवर्नर थे, फर्स्ट गवर्नर, ठीक है, वो कब से कब तक थे? 1935 से 1937, सर ओस्बोर्न स्मिथ। लेकिन अगर आपसे पूछे कि एट प्रेजेंट आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कई बार ये भी पूछ लेता है कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था, तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर आरबीआई के कौन थे? सीडी देशमुख, जो कि 1943 से 1949 तक क्या रहते हैं? आरबीआई के गवर्नर रहते हैं। और आरबीआई की फॉर्मेशन क्यों हुई थी, तो थोड़ा सा समझना कि जब पहले इंडिया में बैंक्स होते थे, सारे के सारे बैंक्स कहाँ से थे? तो ब्रिटिशर्स द्वारा ओन किए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो रेगुलेट नहीं करते थे अच्छे से। तो बैंक का मतलब क्या होता है? जितना पैसा आया उतना पैसा लोन पर दे देना। लेकिन जब वहाँ के जो जिनका अकाउंट, वहां पर अकाउंट होल्डर पैसा मांगने जाएंगे तो बैंक में तो पैसा है ही नहीं। तो जब लोगों को लगेगा कि बैंक में पैसे नहीं है तो बैंक दिवालिया हो गया, ज्यादा लोग मांगने आएंगे तो बैंकों के ताले लगाने पड़ेंगे। तो उस समय क्या हुआ, 1930s के समय आते आते पूरी दुनिया में आ रखी थी बैंकर तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस। और लोगों के पास जब ये पता चलने लगा कि बैंकों के पास पैसा नहीं है, क्यों? क्योंकि लोन ज्यादा दे दिया, लोन एकदम से आएगा नहीं, तो सभी को ताले लगा के भागना पड़ा। तब उस समय ब्रिटिशर्स को लगा कि हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे बैंकों को रेगुलेट किया जा सके और लोगों का ट्रस्ट जीता जा सके। तब उन्होंने किसकी फॉर्मेशन की? आरबीआई एक्ट बनाया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया। और ध्यान रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले एक प्राइवेट रेगुलेटिंग बॉडी थी, लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहां से चले गए तो ब्रिटिशर्स के जाने के बाद 1949 में हमने उसका क्या कर दिया? नेशनलाइजेशन कर दिया और उसको हमने राष्ट्र की हमारी प्रॉपर्टी बना लिया, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि आरबीआई ने किस किस कंट्री के लिए काम किया है, तो याद रखना आरबीआई इंडिया का तो नेशनल बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक है ही, उसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी ये सेंट्रल बैंक का काम कर चुका है। जब पाकिस्तान की फॉर्मेशन हुई थी उस टाइम पर याद रखना ये म्यांमार के लिए भी किसका काम कर चुका है? सेंट्रल बैंक का काम कर चुका है, ठीक है। अगर मैं बांग्लादेश कहूं तो उस समय पाकिस्तान ही था बांग्लादेश, ठीक है। तो 2 कंट्री एटलीस्ट याद रखना। और म्यांमार के लिए क्यों कहा मैंने, तो आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935, उसके बाद 1937 में इसको क्या कर दिया गया था? भारत से अलग कर दिया गया था। तो कई बार ऐसे टिपिकल क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि कौन कौन से कंट्री के लिए, तो पाकिस्तान और म्यांमार के लिए इसने काम किया हुआ है, ठीक है। बाकी इसको थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि अभी हमारा डिमोनेटाइजेशन का भी लास्ट टाइम वो आया था, वर्डिक्ट आया था, तो उससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो आरबीआई को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देके पढ़ लेना है। नेक्स्ट कौन सा है? What is the approximate total area spanned by the iron ore deposit? अच्छा, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, कल या आज, कि जो आपका राजस्थान का जो करौली डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर लगभग 1888 या 1888 हेक्टेयर के ऊपर क्या मिला है? तो हमें आयरन के और मिला। आयरन यानी कि जो लोहा है उसके बारे में या उसकी डिस्कवरी, उसकी खोज की गई है, ठीक है। तो 1 लाइनर में याद रख सकते हो। विच टाइप ऑफ द आयरन और, तो कौन सा मिला है यहाँ पर? तो याद रखना एक होता है मैग्नेटाइट, एक होता है हेमेटाइट, एक होता है लिमोनाइट। तो यहाँ पर कौन सा मिला है? तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लिमोनाइट यहाँ पर नहीं मिला है, ठीक है। लिमोनाइट वो होता है जिसकी वजह से मिट्टी के अंदर उसका लोहे की प्रेजेंस की वजह से मिट्टी का रंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये उसमें नहीं पाया गया, तो थोड़ा सा 1 लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट डज सागर स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन ओशियन? तो सागर का मतलब क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। यानी कि अगर मैं इंडियन ओशियन की बात करता हूं तो मैंने कहा कि मान लो ये हमारा इंडिया है, तो इधर क्या बना हुआ है? अरेबियन सी, और इधर क्या बना हुआ है? बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इन दोनों की तरफ जो हमारी इंडियन नेवी है उसका एक प्रोग्राम चलता है, क्या नाम है उसका? सागर, ठीक है। तो उसकी जस्ट इसने फुल फॉर्म पूछी है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इंडियन नेवी के बारे में अगर पूछे फॉर्मेशन कब हुई थी, तो 26 ऑफ द जनवरी 1950, जब हम क्या हुए थे?
रिपब्लिक हुए थे तब हमारी इंडियन नेवी बनी थी। और याद रखना इंडियन नेवी के अंदर अभी रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले एक चेंजमेंट हुआ था क्या, कि जो एडमिरल्स होते हैं, जो वहाँ के ऑफिसर्स होते हैं, उनकी ड्रेस के अंदर शिवाजी का क्या लगा दिया गया है। जब शिवाजी जो थे, छत्रपति शिवाजी, उन्होंने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था इंडिया में, नेवी सिस्टम स्टार्ट किया था, नेवल, ठीक है। तो उनका जो बेस, उनका जो लोगो था, है ना, उस लोगो को इंडियन नेवी के एडमिरल की उसके ऊपर, ड्रेस के ऊपर लगा दिया गया है, ठीक है। और ये इसी से ध्यान रखना, इंडियन नेवी ने उनका एक क्या बनाया है, स्टैच्यू भी बनाया है। कहां पर बनाया है उनका स्टैच्यू, तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि कौन सी जगह पर, महाराष्ट्र के अंदर कौन से आइलैंड के ऊपर उनका एक स्टैच्यू बनाया गया है, कि इनका छत्रपति शिवाजी का, जो कि उनके नेवल पावर को शो करता है, दर्शाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। Where was the 16th World Social Forum 2024 मीटिंग हेल्ड? अभी रिसेंटली कौन सी मीटिंग हुई है, तो 16th सोशल फोरम 2024 कहां पर, काठमांडू। काठमांडू किसकी कैपिटल है, तो सभी को पता होगा, नेपाल, ठीक है। अब समझना कि इसमें होता क्या है, इसमें जितने भी दुनिया भर की कंट्रीज हैं वो सारे अपने सोशल डेवलपमेंट, अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, अपने कह सकता हूं मैं डिफेंस के उसके अंदर डेवलपमेंट के लिए जो मीटिंग होगी उसके अंदर बैठेंगे, बातचीत करेंगे, कैसे कैसे इन एस्पेक्ट को बढ़ाया जा सकता है। तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना कहां पर हुई है, काठमांडू के अंदर हुई है, ठीक है। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन। नेक्स्ट कौन सा है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज कहां की है। देखो ये स्कीम है कहां की, उत्तर प्रदेश की। अब समझना इसमें है क्या, ये स्कीम स्टार्ट हुई थी 2019 में। इसमें होता क्या है कि जब लड़की का जन्म होता है तो उसको पहले वहां की सरकार 2000 रुपए देती थी, अब इसको 5000 कर दिया है। उस लड़की के हायर एजुकेशन तक, या कह सकता हूं कि उसके ग्रेजुएशन तक पहले सरकार देती थी 15,000 या 15,000 रुपए उसको देती थी, लेकिन अब कितने कर दिए उसको, तो 25,000 कर दिया गया है, 25,000 रुपए कर दिया गया है। कि जब वो 6th में होगी तो 2000 मिलेंगे, 9th में होगी तो 2000 मिलेंगे, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, ऐसे करके पूरा डिवीजन कर दिया गया। तो टोटल कितनी मनी अलॉट की जाएगी उसमें, 25,000 अलॉट की जाएगी। कौन से स्टेट की स्कीम है, तो उत्तर प्रदेश की। याद रखना वुमेन से रिलेटेड, ठीक है, और चिल्ड्रन से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स वगैरह होती हैं उनको थोड़ा सा एक बार देख लेना है, चाहे वो स्टेट की स्कीम हो, चाहे वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हो, क्योंकि ऐसी स्कीम एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो हमें अभी से ध्यान रखते हुए चलना है इन बातों का, ताकि आगे जाकर हमें दिक्कत ना हो। रिसेंटली विच बैंक हैज क्लिंच्ड द टाइटल ऑफ बेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द ईयर अवार्ड, तो किसको मिला है, साउथ इंडियन बैंक को मिला है बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये कौन देता है, तो आरबीआई ये सब अलॉट करता है, ठीक है, गवर्नमेंट ये सब करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, रिसेंटली विच कंट्री इज लॉन्चिंग द ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन इन द मिडल ईस्ट। तो देखो मिडल ईस्ट के अंदर एक कंट्री है, कौन सी, सऊदी अरबिया। ये क्या कर रहे हैं सऊदी अरब, तो ये क्या कर रहे हैं, लगभग 800 माइल्स किलोमीटर की क्या बना रहे हैं, एक ट्रेन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जिस प्रोजेक्ट को नाम क्या दिया गया, ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन। ये स्टार्ट होगी कहां से, तो ये सऊदी अरबिया की जो कैपिटल है रियाद, यहाँ की कैपिटल कंट्री कौन सी है, रियाद, यहां से स्टार्ट होगी और जाएगी कहां तक, जॉर्डन बॉर्डर तक। यानी कि मैं कह सकता हूं सऊदी अरब के कौन से हिस्से में, नॉर्थ वेस्टर्न की हिस्से की तरफ जो कंट्री बॉर्डर लगाती है जॉर्डन, वहां तक ये चलेगी। तो सिंपल वन लाइनर में भी याद रख सकते हो कौन सी है, तो ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन चलती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Recently, the government has released guidelines for starting pilot programs to use green hydrogen। देखो फिर ग्रीन हाइड्रोजन आ गया, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में पूरे साल भर, लास्ट ईयर भी था, ठीक है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी शायद बताया था कि क्या होता है उसके अंदर, ट्रांसपोर्टेशन में उसका यूज़ करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो कौन से सेक्टर में खोला जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कसीनी हाइजिन्स मिशन। देखो समझना, ये जो मिशन है ना, ये किसने चलाया होता है, तो नासा प्लस उसके साथ ईसा, ठीक है, नासा और उसके साथ कौन सा है, ईसा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नासा की फॉर्मेशन हुई थी 1958 में, याद रखना। ईसा की फॉर्मेशन हुई थी 1975। इसको भी आप जानते हो, इसको भी आप जानते हो। इंडिया का कौन सा है, तो इंडिया का इसरो है, आप जानते हो, स्पेस एजेंसी। इन दोनों ने मिलकर
इन दोनों ने मिलकर, याद रखना, 1997 के लगभग एक स्पेसक्राफ्ट छोड़ा होता है जिसका नाम क्या होता है, कैसिनी हाइजिन्स मिशन। उसके अंदर इनको क्या करना था कि जो हमारा सैटर्न है, सैटर्न यानी कि शनि, उसकी जो सैटेलाइट्स है यानी कि उसकी जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं उनके ऊपर जाकर उनको लाइफ एक्सपेक्टेंसी को या लाइफ की पॉसिबिलिटी को ढूंढना था। ठीक है, तो अभी रिसेंटली इसने क्या किया कि ये वहां पर गया और जो उसका सैटर्न का जो मून है जैसे कि टाइटन है ना, उसके ऊपर इसने किसको ढूंढ लिया है, तो लाइफ की पॉसिबिलिटी को ढूंढ लिया है। इसने वहां पर पानी या वाटर होने के प्रूफ वगैरह दिए हैं, तो ये न्यूज में आ गया। तो थोड़ा सा ध्यान रखना किसका मिशन था ये, नासा प्लस ईसा दोनों का मिक्स एडवेंचर होता है, मिक्स मिशन होता है। ठीक है, जैसे समझना अभी कुछ पिछले साल एक मिशन गया था जूस मिशन। ठीक है, ये जूस मिशन किसका था, तो इसको लॉन्च किया था ईसा ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और इसको जाना था कहां पर, जुपिटर। और जुपिटर की 3 क्या थी, सैटेलाइट थी, नेचुरल सैटेलाइट, आपने नाम सुना होगा गैनीमेडे। कौन सी, गैनीमेडे। गैनीमेडे क्या है, तो लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम एंड लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द जुपिटर प्लेनेट। ठीक है, दूसरी कौन सी थी, तो इसके अंदर थी यूरोपा, और एक और कौन सी थी इसके अंदर, तो कैलिस्टो। इन तीनों के ऊपर हमें पता लगा कि लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हमने इसके ऊपर एक मिशन भेजा जिसका नाम क्या था, जूस मिशन। और वो मिशन गया कब, तो 2023 में गया। पहुंचेगा कब, उसकी रीच वहां पर कब होगी, तो समझना 8 साल तक वो ट्रैवल करेगा, तब जाकर 2031 में वो वहां पर पहुंचेगा। तो ऐसे जो स्पेस से रिलेटेड मिशंस होते हैं उनको भी बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। एक क्वेश्चन पक्का साइंस एंड टेक से, इसरो डीआरडीओ से या स्पेस टेक्नोलॉजी से हमें एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, ये कहाँ का है, तो किसके ऊपर, सैटर्न के टाइटन के ऊपर। टाइटन कौन है, सैटर्न की सबसे बड़ी सैटेलाइट का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Archaeologists recently discovered an 8th century कोट्रावई स्कल्पचर। देखो ये क्या है, तो ये अभी रिसेंटली साइंटिस्टों ने या आर्कियोलॉजिस्ट ने, ASI है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी फॉर्मेशन कब हुई होती है, 1951 में। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अभी रिसेंटली तमिलनाडु के अंदर किसकी डिस्कवरी की है, तो एक कोट्रावई स्कल्पचर है जो लगभग 4th BC की बात करता है। 4th BC यानी कि उस समय यहाँ पर कौन हुआ करते थे, पल्लव हुआ करते थे साउथ इंडिया में। उनके टाइम का कुछ एविडेंस हमें मिले हैं। ठीक है, और याद रखना ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कल परसों आपने या एक हफ्ते पहले आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि अभी रिसेंटली गुजरात के अंदर एक ओल्डेस्ट इंडियन सिटी की डिस्कवरी हुई थी। ओल्डेस्ट इंडियन सिटी, क्या नाम था उसका, वडनगर है ना। और उस वडनगर के अंदर, हालांकि मोदी जी भी यहीं से है, वडनगर से, आपको पता होगा, इस वडनगर के अंदर सबसे ओल्डेस्ट सिटी पाई गई है। और वो कब की है, तो देखो मैं सिंपल सा बताता हूं आपको। मैंने कहा कि हिस्ट्री यहां से स्टार्ट हुई 2024 से। ठीक है, आज से पहले जो भी इतिहास में हुआ सब हिस्ट्री है। सबसे पहले 1947 ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए। 1707 आपको पता है औरंगजेब की डेथ हो जाती है। ठीक है, 700 जब 712 में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम का अटैक होता है, मुस्लिम आ जाते हैं। फिर मैं चला गया 0 पे, 0 से पहले कहते हैं BC, 0 के बाद कह देते हैं AD है ना, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, एनो डोमिनी। उसके पहले अगर मैं चला जाऊं तो लगभग हमें पता था कि लगभग 2500 BC तक या लगभग 3200 से 2500 BC तक का टाइम पीरियड हमें पता था, जिसको हमने नाम दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन याद रखना उस टाइम पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड से और 1750 के टाइम पीरियड को हमने कहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसके बाद डायरेक्टली 1750 से लेकर 1000 BC तक के टाइम पीरियड का हमें कुछ भी नहीं पता था। तो इस वाले टाइम पीरियड को हमने नाम दिया था डार्क एज। और इस डार्क एज वाले टाइम पीरियड की कुछ चीजें हमें कहां से मिली हैं, वडनगर से। तो हमें यहां से क्या पता चलेगा इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बाद, कि जो हमारी हिस्ट्री थी, जो कि बीच में जो डार्क एज था, उसमें एक्चुअल में क्या था, उसके एविडेंस मिलेंगे। तो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में थोड़ा बहुत चेंज हमें देखने को मिलेगा।
तो ये जो जितनी भी सर्वे होते हैं, जितनी भी चीज़ों की फाइंडिंग होती है, उसको प्लीज़ याद रखना है। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो बहुत बार एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये वो कहाँ की न्यूज़ थी, तो तमिलनाडु की न्यूज़ थी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। एटमसोस्ट्रेप्टस लेप्टोप्टिलोस, ठीक है। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया, कौन सी स्पीसीज है पूछ रहा है, तो ये एक मिलीपेड है। व्हाट इज मिलीपेड है, तो याद रखना आपने एक ऐसा एक वो देखा होगा जीव जिसके बहुत सारे पैर होते हैं ना, शायद इसको कान खजूर ऐसा कुछ कह देते हैं अपन, ठीक है। उसकी एक नई स्पीसीज की हमने डिस्कवरी की है, क्या नाम है उसका, मिलीपेड है, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में बना हुआ था, इसको आई थिंक तंजानिया में इसको ढूंढा गया अभी, ठीक है। तो ये तुम्हारे एनवायरनमेंट का क्वेश्चन हो गया, कई बार एनवायरनमेंट के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है ना, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है हमें। नेक्स्ट चलते हैं। रिसेंटली द कैश अमाउंट ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड हैज बीन इंक्रीज। देखो जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है ना, ये कब से स्टार्ट हुए थे, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड स्टार्ट हुए थे 1969 में। किसके नाम पर, दादा साहब फाल्के के नाम पर। ये कौन थे, तो याद रखना 1913 में एक मूवी आई थी राजा हरीशचंद्र, और वो जो राजा हरीशचंद्र मूवी आई थी ना, वो राजा हरीशचंद्र मूवी भारत की फर्स्ट मूवी थी, फर्स्ट मूवी ऑफ इंडियन सिनेमा, ठीक है। और ये बनाने वाले कौन थे, इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे, तो याद रखना दादा साहब फाल्के। और इसी वजह से दादा साहब फाल्के को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर 1969 से कौन से अवार्ड स्टार्ट हो गए थे, दादा साहब फाल्के। और याद रखना जो फर्स्ट अवार्ड दिया गया था 1969 में, वो किसको मिला था, तो मिला था देविका रानी। किसको मिला था, देविका रानी को। और देविका रानी कौन है, तो याद रखना ये हमारे सिनेमा की, इंडियन सिनेमा की फर्स्ट वुमेन भी मानी जाती हैं, ठीक है। फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन सिनेमा कौन, देविका रानी, जिनको क्या मिला था, दादा साहब फाल्के अवार्ड। और ये हर साल नेशनल अवार्ड के नाम पर दिया जाता है, किसको, जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, अच्छे एक्टर्स होते हैं उनको, ठीक है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इसके अंदर पहले मिलते थे 10 लाख रुपए, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 15 लाख रुपए कर दिया गया, यानी कि 1.5 मिलियन इसको कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसमें क्या मिलता है, तो 15 लाख रुपए मिलते हैं, उसके साथ साथ एक शॉल मिलता है और एक स्क्रॉल मिलता है रेशम का, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, और याद रखना अमिताभ बच्चन को भी ये अवार्ड दिया जा चुका है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Recently on which island group is India going to establish a new naval base? अब नया नेवी का बेस कहां पर बनाने वाले हैं हम, तो अगाती और मिनिकोय, इन दोनों आइलैंड के ऊपर बनाने वाले हैं। दोनों कहां के हैं, तो याद रखना इंडियन ही कॉन्टिनेंट पे पड़ते हैं, मिनिकोय आइलैंड भी और दूसरा अगाती। अगाती किसका पार्ट है, तो लक्षद्वीप का पार्ट है, ठीक है। इंडिया की अगर मैं मेन बाउंड्री की बात करता हूं कि ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, यहाँ पे मैंने कहा केरला, तो यहाँ से कितना किलोमीटर है, तो लगभग 580 किलोमीटर ये पड़ता है, कौन सा, अगाती और मिनिकोय, ठीक है। तो इनके ऊपर हमारी इंडियन नेवी क्या बना रही है, बेस बना रही है। ऐसा क्यों है, तो समझना। उससे पहले आपने पढ़ा होगा कि अभी कुछ टाइम पहले कौन था न्यूज़ में, तो ये कौन सा अरेबियन सी, ये कौन सा हो गया, बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर क्या बना हुआ, मैंने फॉर एग्जांपल कहा मालदीव, है ना। यहाँ पर क्या बना हुआ है, लक्षद्वीप, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस मालदीव के अंदर हमारा नेवी बेस था, लेकिन यहाँ पर वहाँ के जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए थे, तो मोहम्मद मोइजू जीते थे। मोहम्मद मोइजू ने क्या किया, एक स्कीम चलाई जिसका नाम क्या था, आउट इंडिया। आउट इंडिया के अंदर उन्होंने क्या किया, इंडिया को सपोर्ट करना बंद कर दिया, और उन्होंने कह दिया कि तुम्हें यहाँ से अपने बेस हटाने पड़ेंगे। जब बेस हटाने पड़ेंगे तो बेस यहाँ बनाने पड़ेंगे। अब समझना कि यहाँ से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से कल को कोई अटैक करता है, तो पहले हमारी आर्मी यहाँ बैठी थी, नेवी यहाँ बैठी थी, तो हम यहीं की यहीं पर उसको अटेंड कर सकते थे। लेकिन अब हम यहाँ से हटा दिए गए हैं, तो हमारी मजबूरी हो चुकी है कि हमें यहाँ पर क्या बनाने पड़ेंगे, नेवल बेस बनाने पड़ेंगे। तो हमने 2 आइलैंड को सेलेक्ट कर लिया, कौन कौन से, तो अगाती और दूसरा मिनिकोय आइलैंड, जिनके ऊपर हम क्या बनाएंगे, नेवल बेस बनाएंगे, ठीक है। तो इस बात को भी थोड़ा सा याद रखना। और दोनों किसके ऊपर बने हुए हैं, तो याद रखना दोनों कोरल रीफ पर बने हुए हैं, कोरल रीफ के ऊपर बने हुए आइलैंड है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। वेयर हैज द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 स्टार्टेड रिसेंटली। अभी देखना जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं, ठीक है, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, ठीक है, इन सबको अभी से स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चलना है। एक स्पोर्ट्स की वीडियो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, उसके अंदर भी इसको आपको पढ़ा दिया जाएगा। प्लीज़ इनसे अपडेट रहना, कौन सा कब हुआ, कौन किसको जीतता है, ठीक है। ये अभी स्टार्ट हुआ है, कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, तो
मलेशिया में इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं कल नेक्स्ट टाइम। ठीक है, और ज़्यादा दूसरे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।